चलो तो सब शांत है, काम शुरू किया जाए, पढ़ाना शुरू करें। हंसना बंद करेगा कहीं ना। चलो, जो पिछले क्लास में संस्कृत जो देखे थे हम लोग, तो संस्कृत में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कहो कि हमको क्या पता, हम इतना फेर में थोड़े हैं, क्या पढ़े थे? नया नया लिया जाए का कुछ ही है, में नया है का लिएगा, जो है से चलने दो। तो पिछले क्लास में हम लोग संस्कृत का छठा चैप्टर पढ़े थे, जिसका नाम था भारतीय संस्कार। ठीक, आज के इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं भारतीय संस्कार के। लेकिन ऑब्जेक्टिव करने से पहले एक बार फिर से हम लोग शॉर्ट में भारतीय संस्कार को समझेंगे। 5-10 मिनट टाइम लेंगे, जो पूरा चैप्टर पढ़े थे उसको शॉर्ट में यहाँ पे बताएंगे। अगर तुम दोनों देखना चाहो तो पीछे वाला वीडियो देख लो, उसमें पूरा मिल जाएगा, और यहाँ पे शॉर्ट में समझ लो। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो तुम लोग अपने कॉपी में नोट कर लेना। उसके बाद तुमको चैप्टर देखने की जरूरत नहीं रहेगी, यहाँ से तुम्हारा सब क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी बना के लिखना रहेगा। तो पहले समझो, हम पढ़ाए थे तुम लोगों को संस्कार के बारे में। तो बताए थे कि संस्कार जो है वो 5 प्रकार के होता है, जिसमें पहला होता है जन्म पूर्व संस्कार, फिर है शैशव संस्कार, या इसको हम बाल्य अवस्था संस्कार भी कहते हैं, पिछले क्लास में देख चुके हैं। फिर तीसरा होता है शैक्षणिक संस्कार, फिर है गृहस्थ संस्कार, और फिर सबसे अंतिम में जो है वो होता है मरणोत्तर संस्कार। तो ये संस्कार के 5 प्रकार हैं। फिर बताए थे हम तुम लोगों को कि इसमें 3 होते हैं, इसमें आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 होता है, और इसमें आपको टोटल 5 होता है। इसमें 1 होता है और इसमें 1 संस्कार होता है। ऐसे ही पूछ दिया जा सकता है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, तो 3। शैशव संस्कार या बाल अवस्था में कितने संस्कार होते हैं, तो 6। शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं, तो 5, और गृहस्थ में 1, और उसके बाद मरणोपरांत 1 होता है। अब जन्म पूर्व 3 कौन कौन है? तो एक है गर्भाधान, फिर है पंसुवन, और फिर है सीमंतोनयन। तो ये जन्म से पहले संस्कार किए जाते हैं। अब सवाल आएगा मन में कि गर्भाधान, पंसुवन, सीमंतोनयन क्या है, तो आगे हम लोग देख लेंगे। पीछे क्लास में हम लोग देखे हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से शॉर्ट में हम लोग इसको समझ लेंगे। तो ऐसे करके आप लोग कॉपी पे इसको बना लीजिएगा, याद करना आसान रहेगा, ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और सब्जेक्टिव का भी काम हो जाएगा। शैशव अवस्था में 6 है। 6 कौन कौन है? तो जात कर्म हो जाएगा, नामांकन हो जाएगा, निष्क्रमण हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे अन्नप्राशन हो जाएगा, और अन्नप्राशन के बाद यहाँ पे चूड़ाकर्म हो जाएगा, कर्णवेद हो जाएगा। अब ये सारे 6 ये जो 6 दिए हुए हैं, ये 6 संस्कार कौन कौन होते हैं एक बार शॉर्ट में हम लोग देखेंगे। फिर शैक्षणिक संस्कार में 5 कौन कौन है? तो अक्षरारंभ है, फिर उपनयन है, वेदारंभ है, केशांत है, समावर्तन है। विवाह होला में कौन कौन सा है? तो विवाह गृहस्थ जीवन में कौन है? तो गृहस्थ जीवन में एक ही है, जिसका नाम है विवाह। और मरणोत्तर संस्कार कितने हैं? तो 1 है, जिसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। तो ये टोटल अगर पूरा मिला दे तो टोटल संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। संस्कार टोटल पूछा जाए तो 16 है। आप जोड़ लीजिए, 6 3 9 5 11 6 5 11 3 14 2 16। ये 16 संस्कार है, पीछे क्लास में किए हुए हैं, आगे देखो। अगर आपको पूछा जाए कि जन्म पूर्व 3 संस्कार गर्भाधान, पंसुवन, सीमंतोनयन, गर्भाधान का होता है, तो गर्भाधान में गर्भ की रक्षा के लिए जो संस्कार किए जाते हैं वो गर्भाधान है। पंसुवन में गर्भस्थ शिशु में संस्कारों का आरोपण किया जाता है, और सीमंतोनयन में गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता को सुनिश्चित करना होता है, क्योंकि जो गर्भवती स्त्री है वो जितना प्रसन्न रहेगी, बच्चा उतना ही स्वस्थ होगा, उतना ही हेल्दी होगा, और वो भी प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। प्रसन्न मतलब खुश रहेगा। तो ये 3 चीजें होता है जन्म से पहले, तीनों बता दिया गया। शैशव संस्कार में 6 आते हैं, जिसमें पहला है जात कर्म। इसमें क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के टाइम ही या कुछ दिन बाद दाहिने कान में मंत्र बोल करके वहाँ पे धार्मिक रूप से उनका वहाँ पे स्वागत किया जाता है बच्चे का सृष्टि में। तो ये होता है जात कर्म। नामकरण में पूछ दिया जाए कि नामकरण संस्कार क्या है, तो इसमें शिशु का जो है, जो बच्चा होता है उसका नाम रखा जाता है। नामकरण में सवाल में ही आपका जवाब है। नामकरण में क्या किया जाता है? नाम रखा जाता है। नाम कैसा? तो बढ़िया वाला नाम हो, शुभ हो, उसका कोई अर्थ हो और प्रेरणादायक हो, इस तरह के हम कुछ अपने बच्चों का नाम रखते हैं। तो ये होता है जन्म के बाद
शैशव संस्कार में दूसरा संस्कार। तीसरा है निष्क्रमण। निष्क्रमण में क्या किया जाता है कि पहली बार बच्चों को घर से बाहर ले जाकर के सूर्य और बाहरी वातावरण का दर्शन कराना होता है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कुछ दिन तक घर के अंदर ही रहता है, तो घर से बाहर उसको पहले नहला धुलाकर बढ़िया से कपड़े अच्छे पहना करके नए, और उसके बाद सूर्य के सामने बाहरी वातावरण में लाया जाता है। तो ये होता है निष्क्रमण संस्कार। उसके बाद होता है अन्नप्राशन संस्कार। तो अन्नप्राशन संस्कार में क्या होगा, तो इसमें क्या किया जाता है कि शिशु को पहली बार अन्न खिलाया जाता है, यानी जो पहले से बच्चा जो होता है वो क्या होता है, माँ के दूध पे ही रहता है, तो दूध पी कर रहता है। पहली बार जो अन्न खिलाया जाता है बच्चे को, कोई कुछ भी रोटी दाल चावल खीर कुछ भी खिलाएं, तो वो होता है अन्नप्राशन। तो ये है चौथा शिशु अवस्था में चौथा संस्कार। फिर है चूड़ाकर्म। इसमें क्या होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म से उसके सिर पे बाल होते हैं, तो उस बाल का मुंडन किया जाता है। यहाँ पे 2 मुंडन पढ़ना है। एक, जब जन्म लेता है तो जन्म वाले बाल का जो मुंडन किया जाता है घर में, उसको हम चूड़ाकर्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, जन्म के समय के बाल का मुंडन किया जाता है। और एक और आता है यहाँ पे देखो केशांत। तो केशांत वाला में क्या किया जाता है, यहाँ पे गुरु के घर में यानी गुरुकुल में मुंडन होता है। तो गुरुकुल में जो मुंडन होता है वो केशांत कहलाता है, और जो घर में मुंडन होता है जन्म वाले बाल का, जन्म से जो बाल रहता है उसका जो मुंडन किया जाता है, तो उसको हम लोग चूड़ाकर्म कहते हैं। कर्मवेद में क्या किया जाता है, तो ये अंतिम है, शिशु अवस्था का अंतिम कर्म है, संस्कार है, जिसमें क्या किया जाता है, शिशु को कान को छेदा जाता है, यानी कान में छिद्र करके उसमें कुछ पहनाया जाता है। ये शुभ भी माना जाता है कि ये करने से कई सारी बीमारियों से हम बचते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कर्मवेद में क्या हो जाता है, शिशु का कान छेदा जाता है। उसके बाद आता है शैक्षणिक संस्कार, जो है तीसरा वाला। इसमें 5 होते हैं। पहला है अक्षरारंभ। जब बच्चा पहली बार पढ़ना लिखना, अक्षरों को पहचानना, अंकों को पहचानना लिखना सीखता है, तो उसे हम लोग अक्षरारंभ संस्कार कहते हैं। उपनयन संस्कार में क्या होता है, सब पढ़ चुके हैं। उपनयन संस्कार में जब शिष्य या वो बच्चा, जो बच्चा जन्म लेता है, वो अपने गुरु के साथ गुरुकुल में यानी गुरु के घर शिक्षा लेने जाता है, तो उसे हम लोग उपनयन संस्कार कहते हैं। तो ये उपनयन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है वेदारंभ। जब बच्चा गुरु के घर जाता है या गुरुकुल जाता है और वहाँ पे पहली बार वेद पढ़ना जब शुरू करता है, तो उसको हम लोग वेदारंभ संस्कार कहते हैं। फिर एक शांत। तो अभी हम बताएं कि एक तो यहाँ पे जब जन्म लेता है तो वो बाल का जब मुंडन किया जाता है उसको चूड़ाकर्म कहते हैं। एक और मुंडन गुरुकुल में होता है, गुरु के घर में होता है, जिसे हम लोग केशांत के नाम से जानते हैं, केशांत संस्कार कहते हैं। तो केश मतलब बाल हो जाएगा, तो वहाँ पे मुंडन जो होता है तो वो केशांत संस्कार है। इस संस्कार के अवसर पे जो शिष्य है, जो बच्चा होगा, वो अपने गुरु को दान में गाय देता था। चूँकि पहले गुरुकुल ये सब पहले होते थे, आज ये सारी चीज़ें नहीं है, तो गाय दान दिया जाता है, और उसको हम लोग गोदान भी कहते हैं। यानी केशांत संस्कार को हम लोग गोदान संस्कार यानी गाय दान संस्कार भी कहते हैं। और इसमें अंतिम संस्कार होता है समावर्तन। जब शिष्य अपना शिक्षा पूरी कर लेता है, तब वो गुरु के यहाँ से यानी कि गुरुकुल छोड़ के, गुरु का घर छोड़ के वो अपने घर जाता है, जहाँ पे फिर उसकी विवाह होगी, और उसके बाद वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। तो शिष्य का गुरुकुल से गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराना क्या कहलाता है, तो समावर्तन संस्कार कहलाता है। तो ये 5 संस्कार शैक्षणिक जीवन में होता है। एक बार देख लो तो वीडियो में काला उला ना रहा है, साफ है ना। आगे देखो, आगे है गृहस्थ संस्कार, जो कि हमारा यहाँ पे चौथा है। तो गृहस्थ संस्कार में बताएं एक ही होता है, वो क्या होता है, विवाह। अब इसमें कई सारी चीजें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी ऑब्जेक्टिव हम करेंगे तो देख भी लेंगे कि कौन कौन से इसमें से पूछे गए हैं। जैसे पूछ दिया जाएगा कि वागदान किसमें आता है। वागदान मतलब होता है सगाई। तो विवाह में क्या होता है, सगाई यानी वागदान होता है। मंडप बनाते हैं, वर वधू के घर में एक दूसरे का स्वागत किया जाता है। फिर लड़का लड़की को देखने वाला काम होता है। कन्यादान किया जाता है, अग्नि की स्थापना होता है, पानी ग्रहण मतलब हाथ पकड़ने का काम होता है। लज्जा होम में क्या होता है, जब शादी के टाइम यहाँ पे विवाह के समय वर और वधू दोनों मिल करके भुना हुआ चावल ये सब अग्नि में जब डालते हैं, उसमें अर्पित करते हैं, तो उसको हम लोग लाजा होम कहते हैं। तो ये संस्कार किए जाते हैं। सप्तपदी यानी 7 फेरे लिए जाते हैं, सिंदूर दान किए जाते हैं। ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं और इन सब से सवाल
पूछे जाते हैं, आगे हम लोग देखेंगे भी, तो हम तो सिर्फ अभी रिवीजन करा रहे हैं। उसके बाद होता है मरणोत्तर संस्कार, जो कि अंतिम है, इसे अंत्येष्टि संस्कार भी कहते हैं। यह अंतिम संस्कार है। इस संस्कार में क्या होता है कि व्यक्ति का जो बच्चा जन्म लिया था, अभी हम जो यहाँ से प्रक्रिया पूरी शुरू किए, तो यहाँ से जो शुरू हुआ है कहानी, तो यहाँ से एक बच्चे को दिमाग में लेके चलें कि ऐसे 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 उस बच्चे का हो रहा है, और फिर यहाँ पे आते 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 एक बार का होगा, वो व्यक्ति बूढ़ा होगा, वो बच्चा जो है वो बड़ा होगा, बड़ा से बूढ़ा होगा, बूढ़ा होकर एक दिन वो मर जाएगा। तो मरने के बाद उसका शरीर को धार्मिक और शास्त्रीय रीति से विसर्जन करते हैं। अब जहाँ पे जलाने का हम लोग के धर्म में प्रक्रिया है, तो उसको जलाते हैं, फिर वे गंगा में प्रवाहित करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। फिर उसके आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ है, या उसको मोक्ष की प्राप्ति, शुभ गमन, इन सब चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये अंतिम संस्कार में किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये हम लोगों के 16 संस्कार हैं, ये हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। अभी हम तुम लोगों को यहाँ पे शॉर्ट में समझा दिए। अब हम लोग चलते हैं सीधे ऑब्जेक्टिव पर। ऐसी शांति बना के बैठे रहो, क्लास तुरंत खत्म हो जाएगा। देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पीछे वाला से याद रखेगा तो सब याद हो जाएगा। जो पीछे ये बताए गए हैं, ये जितना बताया गया है यहाँ से लेकर के ये और ये, अगर ये 4 पेज आपको याद है तो यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्टिव तुम्हारा बन जाएगा, इसमें कहीं भी तुम नहीं फंसेगा। पूछा गया है जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है। कभी हम लोग देखें, जन्म से पूर्व संस्कार, गर्भ की रक्षा के लिए गर्भाधान किया जाता है, संस्कारोपण के लिए पंसुवन किया जाता है, गर्भवती के प्रसन्नता के लिए एक और कौन सा था, एक है तुमको गर्भ रक्षा के लिए गर्भाधान, फिर है पंसुवन, एक है सीमांतोनयन है ना, हाँ, अंतिम वाला है सीमांतोनयन। तो इतने संस्कार यहाँ पे किए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा है जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है, तो इन तीनों चीजों के लिए किया जाता है। तो इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, डी। तो यहाँ पे इसका सही जवाब डी है। अगला देखो, पंसुवन संस्कार कब होता है, तो अभी हम बताए पंसुवन संस्कार कब किया जाता है, तो ये जन्म के पहले किया जाता है, और ये जन्म से पहले होने वाला दूसरा संस्कार है। प्राचीन संस्कृति की पहचान या परिचय किससे होती है, तो प्राचीन, हमारा जो प्राचीन संस्कृति है उसकी पहचान या उसका परिचय संस्कारों से होती है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। ये इस साल भी पूछा गया था। सीमांतोनयन संस्कार का प्रयोजन क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सीमांतोनयन संस्कार क्यों करते हैं। तभी हम बताए हैं कि सीमांतोनयन संस्कार किया जाता है गर्भवती की प्रसन्नता को सुनिश्चित करने के लिए। तो यहाँ पे इसका सही कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बी। इसमें पंसुवन होगा और इसमें गर्भ रक्षा में गर्भाधान होगा, लेकिन जो सवाल पूछा गया उसके अनुसार कौन जवाब हो जाएगा, बी हो जाएगा, गर्भवती की प्रसन्नता। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, जो हम वेद पढ़ते हैं तो वो कौन से संस्कार में आता है, तो वो किस में आता है, तो शैक्षणिक संस्कार में आता है, यानी शिक्षा। यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसको हम कहते क्या हैं, जब हम पहला बार वेद पढ़ना शुरू करते हैं तो उसको हम लोग वेदारंभ कहते हैं, इसको वेदारंभ संस्कार भी कहा जाता है। तो ये भी बात याद रखना है। और ये आता है किसमें, तो शैक्षणिक संस्कार यानी शिक्षा वाला में इसका सही जवाब होगा। इसके बाद है केशांत संस्कार कहाँ होता है, जो मुंडन किया जाता है। अभी हम बताएं मुंडन 2 तरह का होता है, एक जन्म वाला बाल जो हम मुंडन करते हैं तो उसको हम लोग चूड़ा कर्म कहते हैं, ठीक। और ये कहाँ होता है, अपने घर में होता है, यानी पिता के घर में होता है अगर पूछ दिया जाए तो। लेकिन यहाँ पे केशांत संस्कार पूछ रहा है, तो केशांत संस्कार कहाँ पे होता है, तो गुरुगृह में, यानी गुरुकुल में। गुरुगृह के जगह आपको अगर गुरुकुल भी दे दे तो कंफ्यूज न होना है, गुरुकुल में या गुरुगृह में केशांत संस्कार होता है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, केशांत संस्कार को हम लोग यहाँ पे गोदान संस्कार भी कहते हैं, ये याद रखना है। सब अभी हम लोग देख लिए हैं। अभी जो हम 4 पेज आप लोगों को बताए हैं, अगर वो आपको याद है तो आप लोग इसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, सबका सब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो आप वो 4 को कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसी का रिवीजन कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है, पानी ग्रहण मतलब क्या होता है, हाथ पकड़ना। और हाथ पकड़ने वाला संस्कार किस में होता है, तो वो होता है विवाह संस्कार में। अभी हम बताए हैं पानी ग्रहण का मतलब क्या होता है, हाथ पकड़ना। जब वधू को वर के हाथ में दिया जाता है तो वो हाथ पकड़ना, ठीक। तो ये संस्कार कहाँ होगा, तो विवाह में होता है। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
जन्म पूर्व संस्कार, देखो अभी हम बोले कि पूछ दिया जाता है, तो जन्म पूर्व यहाँ पूछ रहा है कि संस्कार कितने होते हैं, तो जन्म पूर्व यहाँ पे संस्कृत में दिया है। षष्ठ मतलब होता है 6, पंच मतलब 5, और एकम मतलब 1, त्रय मतलब 3। अब बताओ कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म से पूर्व यहाँ पे 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान, पंसुवन और सीमंतोन्नयन। तो डी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन से होता है, एक होता है गर्भाधान, एक होता है पंसुवन, और एक होता है यहाँ पे सीमंतोन्नयन। तो यहाँ पे इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे देखो, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो ये अभी के क्लास में हम तुम लोगों को नहीं बताए हैं, लेकिन पिछला वाला जो क्लास है उसमें बताए हैं कि प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी भी कहा जाता था, क्योंकि जब तक वो शैक्षणिक संस्कार में रहता, यानी जब तक वो गुरुकुल में रहता था तब तक वो ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करता था, इसलिए उसे ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। तो ये यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। लज्जा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो अभी बताएं लज्जा होम में क्या होता है, भुना हुआ चावल ये सब अग्नि में डालते हैं, और ये कहाँ होता है, तो ये विवाह संस्कार में होता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी अक्षर आरंभ कहाँ हो जाएगा, तो अक्षर मतलब पढ़ाई लिखाई करना। पहली बार जब हम कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं अंक या अक्षर, तो उसको हम अक्षर आरंभ कहते हैं। तो वो कहाँ हो जाएगा, तो शिक्षा में हो जाएगा या शैक्षणिक संस्कार में हो जाएगा। तो डी यहाँ पे इसका सही जवाब है। छात्रानाम ... तपः रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। ऐसे देखो, ये जो सवाल है वो तुम्हारा इस चैप्टर से नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बैंक में ये पूछा गया है, तो किसी चैप्टर वाला लिखा गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे याद रखो, इसमें अध्ययनम हो जाएगा। हिंदी करो तो क्या होगा, छात्रों के लिए अध्ययन करना, पढ़ाई करना, शिक्षा ग्रहण करना एक तपस्या का कार्य है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब सी हो जाएगा, लेकिन ये आपको इस चैप्टर से नहीं है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है, समावर्तन संस्कार क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे समावर्तन संस्कार जो है वो आपको आता है, सबसे पहले तो जान लीजिए शैक्षणिक संस्कार में। अभी सब हम पढ़ाए हैं, अभी के अभी, पिछले क्लास में भी, अभी भी। तो समावर्तन जो है वो शैक्षणिक संस्कार में आता है, और शैक्षणिक संस्कार में सबसे अंतिम संस्कार है, जब शिष्य अपना शिक्षा पूरा कर लेता है और गुरु का घर छोड़ के, गुरु गृह छोड़ करके वो अपने घर यानी गृह जीवन में प्रवेश करने जाता है, जहाँ पे विवाह होगा, और विवाह के बाद वो गृह जीवन में प्रवेश कर जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ए, गुरु गृह से गृह जीवन में प्रवेश करना समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है, लो अभी हम पढ़े थे, अभी पूछ दिया, अंतिम में क्या होता है, अंतिम वाले को हम लोग समावर्तनम संस्कार कहते हैं, ये सबसे अंत में किया जाता है। शैश अवस्था के संस्कार कितने हैं, यानी जो बाल अवस्था है उसमें कितने संस्कार होते हैं, तो ये हम लोग पढ़ लिए हैं, अभी पढ़े हैं कि शैश अवस्था में संस्कार जो है वो कितने होंगे, तो शैश अवस्था में संस्कार हमारा होता है 5। हाँ 6 है, 1 मिनट रुक जा, तो रुकिए, शैश अवस्था में संस्कार कितने हैं, हाँ 6 है, शैक्षणिक में 5 है, जन्म पूर्व में 3 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना होगा, 6 होगा। शैश अवस्था में कितने संस्कार होते हैं, 6 संस्कार होते हैं। कभी कभी हो जाता है कंफ्यूजन, टेंशन नहीं लेना है। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, जो नाम रखा जाता है वो कौन में आ जाएगा, तो शैश अवस्था में आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैशव संस्कार, तो सी इसका सही हो जाएगा। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, करा है कि भारतीय जीवन दर्शन जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। अभी हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, संस्कार वाला, तो क्या आंसर होगा, संस्कार ही होगा। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब है। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं, तो अभी हम बताएं कि कुल संस्कार जो है वो कितने हैं, 16 हैं। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं, तो शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं, 5। ठीक,
जन्म से पूर्व 3 संस्कार, उसके बाद शैशवावस्था में 6 संस्कार, और शैक्षणिक में आपको 5 संस्कार, उसके बाद गृहस्थ जीवन में आपको 1 संस्कार, और मरने के बाद 1 संस्कार। टोटल 16 होते हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब 5 हो जाएगा। कन्यादान किस संस्कार में होता है? ये तो सिंपल सी बात है, कन्यादान कहाँ होगा? विवाह में। तो यहाँ पे 20 का सही जवाब हो जाता है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? यानी गोदान के नाम से और किसको जानते हैं हम लोग? तो केशांत संस्कार को ही हम लोग गोदान संस्कार के नाम से भी जानते हैं। आगे देखो, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतोन्नयन जन्म से पूर्व संस्कार में सबसे अंतिम संस्कार है, जिसका मतलब होता है, यहाँ पे पूछा क्या है, जन्म से पूर्व है। चलो मतलब में कहा जाएगा तो गर्भस्थ स्त्री की प्रसन्नता सुनिश्चित करना सीमंतोन्नयन संस्कार में आता है। अब यहाँ पूछा है किस प्रकार का है, तो वो जन्म से पूर्व संस्कार में आता है। साहित्य ग्रंथ में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? यानी कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग गोदान संस्कार के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जो गुरु है, शिष्य है, वो अपने गुरु को गौ यानी गाय दान में देता है, इसलिए इसको हम लोग गोदान संस्कार भी कहते हैं। कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग रूप में व्यवहार होता है? यानी सीमित रूप में और व्यंग के रूप में व्यवहार किया जाता है। तो आज के समय में संस्कार को हम लोग सीमित और व्यंग के रूप में प्रयोग करते हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में बताए हैं। आगे देखो, पंशुवन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? तो पंशुवन संस्कार का उद्देश्य होता है गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण। तो यहाँ पे 20 का सही जवाब हो जाएगा। प्राचीन काले शिष्य, उसके बाद डॉट डॉट है, इति कथ्यते अस्मा। अजय प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? यानी जो वेद पढ़ने की जो शुरुआत है वो शिष्य पहले के जमाने में प्राचीन काल में कहाँ करते थे? तो वो गुरुगृह में यानी गुरुकुल में करते थे। तो यहाँ पे इसका सही जवाब ए हो जाएगा। संस्कार के कितने प्रकार हैं ये बताना है। तो संस्कार के प्रकार जो है वो 5 हैं, और अगर कुल संस्कार पूछे तो वो 16 हैं। कुल संस्कार 16 प्रकार कितने हैं? 5। तो यहाँ पे 20 का सही जवाब हो जाएगा। गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? तो गृहस्थ जीवन में एक ही संस्कार होता है, विवाह संस्कार। अब उसमें अलग अलग कर्म कांड होते हैं। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो मरने के बाद भी एक ही संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार। उसमें भी अलग अलग और भी कई सारे काम किए जाते हैं अंत्येष्टि संस्कार में, लेकिन मुख्य रूप से वो एक ही होता है। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे है वागदान, जिसे हम लोग सगाई भी कहते हैं, किस संस्कार में होता है? तो सगाई कहाँ होगा? विवाह में। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, विवाह संस्कार। और ये तुमको 2021 में पूछा भी गया है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार हम लोग कब करते हैं? मरने के बाद। तो यहाँ पे मरणोपरांत कहिए या मरने के बाद कहिए या मरणोत्तर कहिए, तो मरने के बाद हम लोग ये करते हैं। फिर है विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो विवाह संस्कार में वागदान यानी सगाई आ जाता है, सिंदूरदान भी आता है, कन्यादान भी आता है। कौन नहीं आता है? गोदान। क्योंकि ये किस में आता है कि ये केशांत में है, या ये कहिए कि शैक्षणिक संस्कार में आता है। तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? कहाँ से? असल में हम लोग पढ़े अभी समावर्तन। समावर्तन में है कि हमें गुरु कुल में रहें, गुरु के घर में रहें, वहाँ पे शिक्षा पूरी किए, उसके बाद जब हम वहाँ से लौटते हैं तो उसको हम समावर्तन संस्कार कहते हैं। लेकिन यहाँ पे करा है कि उसमें यह भी बताया गया है कि उसके बाद हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। लेकिन वास्तव में कब हम प्रवेश करते हैं? हम गुरु के घर से अपने घर आ गए तो गृहस्थ जीवन में है, लेकिन पूर्णतः हम गृहस्थ जीवन में नहीं है। पूर्णतः गृहस्थ जीवन में हम कब जाते हैं? जब हमारा विवाह होता है। तो विवाह संस्कार के साथ ही लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो पुंसवन जन्म से पूर्व वाला संस्कार में आता है। अभी हम लोग देखे हैं, रिपीट हो गया है। आगे है भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण
भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण पादानम, उसके बाद रिक्त स्थान है इति, कह रहा है कि भारतीय जीवन दर्शन में किसका महत्वपूर्ण स्थान है, तो संस्कार का है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा संस्कार। सप्तपदी यानी 7 फेरे कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो 7 फेरे हम कहाँ करते हैं, विवाह में। तो यहाँ पे इसका 20 सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता जो है वो है यहाँ पे संस्कार। उसके बाद है अंतिम क्वेश्चन, चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो चरित्र का निर्माण संस्कार से होता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। या पूछ दिया जाए कि गुण में वृद्धि किससे होता है, तो गुण में वृद्धि भी संस्कारों से ही होता है। जैसे आपके संस्कार जितने अच्छे आपके संस्कार होंगे उतना ही अच्छा आपका गुण होगा। तो ये आपके 40 सब्जेक्टिव हैं और इन्हीं 40 में से आपको बार बार आएंगे। इस बार तो जितना भी आया था सब के सब A to Z सभी क्वेश्चन कहाँ से थे, क्वेश्चन बैंक से, यानी रिपीटेड था। तो जो ये 40 करवाया गया है इसी को आपको देखना है, और इस 40 को भी नहीं देखना है तो जो हम अभी 4 पेज में आपको शॉर्ट में बताएं उस 4 पेज को याद रखिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो इस तरह से इसका तैयारी करो। अब यहीं पे आपका क्लास खत्म होगा। 8 है, एक नंबर न बताए हैं, पीले बड़ा का हो, देख ले हम हो देख लेते हैं। एक नंबर ना कैसे बताएंगे हम, यहाँ से शुरू भइल नू, न बताइए। हाँ कोई बात ना, तो देख लो ये छूट गई रहे। अच्छा देखो एक छूट गया है, इधर से सब बताया हुआ ये छूट गया है। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है, यानी गर्भाधान संस्कार क्यों किया जाता है। सिंपल सी तो बात है, गर्भाधान क्यों करते हैं, गर्भ की रक्षा के लिए। तो यहाँ पे इसका कौन सा जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो गर्भाधान संस्कार क्यों होता है, गर्भ के रक्षा के लिए। एक छूट गया था, क्लियर हो गया। और कोई डाउट, खत्म। अब बंद करें। चलिए तो आज के लिए आपका क्लास यहीं पर था, आगे इसकी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं कल हम लोग अगले क्लास में।